तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउन जूल से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। बहुत सारी अपडेट्स हैं मेरे पास आप सबको देने के लिए क्राउन जूल से जुड़ी हुई। और इसके अलावा बात करेंगे विंस मैकमैन की जो इन्वेस्टिगेशन वाला मामला चल रहा था उसके बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्वार्टर अर्निंग्स के बारे में जो जिसमें एक बहुत बड़ा डिक्रीज भी आया है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ न्यूएस्ट पिक जो कि क्राउन जूल की स्टेज की आई है। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो बिल्कुल सेम स्टेज है जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले भी क्राउन जूल के लिए यूज करती थी। वही सेम डिजाइन है और वही सेम थीम भी है, थोड़ा गोल्ड थोड़ा ग्रीन कलर का थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है इसमें। और ओवरऑल स्टेज या फिर रिंग साइड का एरिया ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। और एक और चीज बता देता हूँ आपको क्राउन जूल से जुड़ी हुई जो कि होने वाली है। तो अभी तक आपको पता है कि मैच कार्ड सारा सेट हो चुका है क्राउन जूल के लिए, और सेथ रॉलिंस की फिलहाल के लिए कोई बुकिंग नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। और वो ये है कि यूएस ओपन चैलेंज करने वाले हैं सेथ रॉलिंस क्राउन जूल में। और पॉसिबिलिटीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, पर पॉसिबिलिटीज हैं कि उस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे हमारे मुस्तफा अली। बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो बैठता है, क्योंकि आप सबको पता है सऊदी अरेबिया में क्राउन जूल है, आमतौर पे उनके लोकल हीरोज को ज्यादा अटेंशन मिलती है। अब मंसूर तो इस समय कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, आप सबको पता है वो कहाँ पे हैं, मैक्सिमम मेल मॉडल्स में कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो मेरे हिसाब से मुस्तफ़ा अली को जिस तरीके से बिल्डअप किया गया था मंडे नाइट रॉ पे, अच्छा बिल्ड किया गया था, उस हिसाब से सेथ रॉलिंस को परफेक्ट वही बंदे हैं जो चैलेंज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं क्राउन जूल के ऊपर थ्रेट के बारे में, जिसके ऊपर मैंने अलग से पूरी एक वीडियो बनाई थी और अब इसके ऊपर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आई है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल जैसे प्लान करा था क्राउन जूल के बारे में या फिर क्राउन जूल पेपर व्यू के बारे में या ओवरऑल सुपरस्टार्स की मीट एंड ग्रीट के बारे में, बिल्कुल वैसे ही चलने वाली है। और साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई लोकल जो अथॉरिटीज हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ बिल्कुल रेगुलर टच में भी है। और जिनको नहीं समझ आ रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज का क्या चक्कर है, थ्रेट का क्या चक्कर है, तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, कल ही अपलोड करी थी, और आपको सब समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या होने वाली है सऊदी अरेबिया के साथ या फिर क्राउन जूल के साथ। और क्राउन जूल से जुड़ी हुई एक और चीज भी आपको बता देता हूँ, बहुत सारी अपडेट्स है मेरे पास क्राउन जूल के बारे में, तो एक और जान लो। लोगन पॉल के ब्रदर रेसलर जेक पॉल भी होने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, और वो लोगन पॉल के कॉर्नर में होने वाले हैं अगेंस्ट ब्लड लाइन। तो ये मामला भी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोगन पॉल के भाई जेक पॉल एक एमएमए फाइटर हैं और अभी लेटेस्ट में एक एमएमए फाइट जीत के भी आए हैं। तो ऐसा मत समझना कि जेक पॉल को तो आज जो ब्लड लाइन के जो चेले चपाटे हैं वही निपटा देंगे। मामला काफी इंटरेस्टिंग होगा रिंग साइड में भी। और इसके अलावा बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार इस समय सऊदी अरेबिया पहुंच भी चुके हैं। एग्जांपल के लिए आप ले लो डैमेज कंट्रोल, जिन्होंने फोटो डाली हुई है, बेली ने खुद ये फोटो डाली है। इसके अलावा फिन बैलर भी पहुंच चुके हैं और उनको तो जो फ्लाइट मिली थी वो फिन एयर की भी थी। और इसके अलावा जजमेंट डे ने तो अपना वो जो मीट एंड ग्रीट और एडवर्टाइजमेंट का काम भी शुरू कर दिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे डेमियन प्रीस्ट हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो हैं और रिया रिप्ली भी हैं। और जो सुपरस्टार पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार होंगे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, यानी कि सरप्राइज एंट्रेंस भी क्राउन जूल में जरूर होने वाली है। और इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक्चुअली मैं विनर्स स्पॉयलर्स वाली एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ क्राउन जूल के लिए, जिसमें मैं सरप्राइजेस को भी इंक्लूड करने वाला हूँ। तो बहुत मजा आएगा वो वाली वीडियो को देखने में। अब चलते हैं आगे न्यूज एंड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में। तो आप सबको पता है कि रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड के थीम के साथ होने वाली है और लॉस एंजलिस सोफा स्टेडियम में होने वाली है। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया से पहले होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और एनएक्सटी और रेसलमेनिया के बाद की मंडे नाइट रॉ को भी लॉस एंजलिस के लिए बुक कर दिया है। और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जो 31 मार्च का एपिसोड होने वाला है वो Crypto.com एरिना से ही होने वाला है। सेम एनएक्सटी के साथ भी होगा। 1 तारीख को एनएक्सटी का एक शो है स्टैंड एंड डिलीवर, वो भी Crypto.com एरिना से होने वाला है। इसके अलावा रेसलमेनिया के बाद की जो मंडे नाइट रॉ है वो भी Crypto.com एरिना से ही होने वाली है। और 31 मार्च को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के तुरंत बाद ही हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी भी उसी एरिना में होने वाली है। तो लॉस एंजलिस सिटी इस समय मालामाल वीकली की तरफ जा रही है, कह सकते हो आप ये बात। और वैसे भी जब रेसलमेनिया के आसपास का सीजन होता है तो उन सिटीज में, जिस सिटी में रेसलमेनिया होने वाली होती है, उसमें कमाल का रेवेन्यू जनरेट होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज स्टेटमेंट में अपनी बताती भी है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं, बहुत सारे फैंस, बहुत सारे टूरिस्ट भी रेसलमेनिया को देखने आते हैं। तो ओवरऑल एक कमाल का इकोनॉमिक बूस्ट मिल जाता है उस सिटी को जिस सिटी में रेसलमेनिया होने वाली होती है। और अब बात करते हैं विंस मैकमैन चचा के बारे में, जिनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पिछले 4-5 महीने से, वो अब खत्म हो चुकी है। और इसकी जानकारी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे रखी गई थी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट के लिए। और आपको पता है कि ये जो स्कैंडल था या फिर ये जो पैसे का जो मामला था वो $15-16 मिलियन का था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको,
इससे ज़्यादा तो WWE के इन्वेस्टिगेशन में पैसे खर्च हो गए। ऑलमोस्ट $19.4 मिलियन तो इन्वेस्टिगेशन करने में खर्च हो गए और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन कमेटी को डिसबैंड कर दिया गया है, यानी हिंदी वर्ड यूज करूं तो भंग कर दिया गया है। और इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी है वो जाएगी को चेयरमैन के पास, यानी स्टेफनी मैकमैन और निक खान के पास। और अब उनको डिसाइड करना है कि विंस मैकमैन के साथ आगे क्या होगा, या फिर कुछ फाइन भी लगता है उन पे, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है इसके बारे में। और वैसे मैं जितना WWE को फॉलो करता हूँ, विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन के जितने मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि स्टेफनी मैकमैन कुछ कहेंगी नहीं विंस मैकमैन को। ये मेरी मतलब अंदर से एक ओपिनियन है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये भी पता चला कि विंस मैकमैन के अब वापस आने के बिल्कुल कोई चांस नहीं है। जो ट्रिपल एच कंट्रोल कर रहे हैं WWE को वही करेंगे आगे भी। और अब मैं आपको बताता हूँ Q3 की अर्निंग्स के बारे में, जो मैं पहले मेंशन कर रहा था आपको, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रखी गई थी। और WWE ने जो Q3 में जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो है $304.6 मिलियन और ये Q2 के मुकाबले 19% ज्यादा है। और $58.9 मिलियन हैं जो WWE की टोटल कमाई है, बिल्कुल प्योर इनकम। और इसमें Q2 के मुकाबले 8% का डिक्रीज भी है, यानी कि WWE की जो Q2 के मुकाबले Q3 की जो कमाई है, मतलब प्योर इनकम है, वो घटी है। यानी कि कुल मिलाकर WWE का रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन इनकम में थोड़ा डिक्रीज आया है। और ये जो आप OIBDA देख रहे हो, ये बेसिकली मतलब एक तरीके से मेजरमेंट होता है अपने प्रॉफिट को नापने का दूसरे तरीके से। मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मैंने रियल फिगर बता दिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। इसे अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। और इसके अलावा शेयर होल्डर्स को भी बहुत सारा पैसा मिला है, $9.1 मिलियन कैपिटल उनको भी मिली है। इसके अलावा क्लैश एट द कासल के बारे में स्पेशल मेंशन किया गया है, जो कि WWE का जो इंटरनेशनल शोज होते हैं उसमें सबसे बड़ी व्यूअरशिप पाने वाला शो है। और क्लैश एट द कासल की जो टिकट बिकी थी वो $8 मिलियन की बिकी थी। और इसमें कोई एडवर्टीजमेंट या कोई दूसरी चीजें इन्वॉल्व नहीं है, ये प्योर टिकट की अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बड़ा सक्सेसफुल शो रहा क्लैश एट द कासल। और इसके अलावा मनी इन द बैंक, समर स्लैम और एक्सट्रीम रूल्स की व्यूअरशिप में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस बार इंक्रीज आया बहुत बड़ा। तो मनी इन द बैंक की व्यूअरशिप में 17% का इंक्रीज आया है, और समर स्लैम की व्यूअरशिप में 20% का इंक्रीज आया है, और एक्सट्रीम रूल्स की व्यूअरशिप में तो 36% का इंक्रीज आया है। और WWE NXT यूरोप को 2023 में स्टार्ट करने वाली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए WWE ने एक स्पेशल डील करी है फॉक्सटेल ग्रुप के साथ, यानी कि WWE के अब सारे शोज फॉक्स नेटवर्क पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में रह के। तो ये कुछ मोटे मोटे मेन पॉइंट थे जो WWE ने अपनी अर्निंग रिपोर्ट में सबको बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए। और मोटा मोटा अगर आप बड़ी पिक्चर में देखो तो WWE जा रही है इंटरनेशनल बेसिकली। अगर आप NXT यूरोप को देख लो, क्लैश एट द कासल को देख लो, ऑस्ट्रेलिया में डीलिंग को देख लो, या फिर सऊदी अरेबियाज में शोज को देख लो, तो हर तरीके से WWE चाहती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाए। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।